हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम डीएसडी की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर बन रहेगा आज इसका। और पहले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। लॉजिक फैमिलीज, ये आपकी यूनिट है पूरी कि लॉजिक फैमिलीज क्या होती हैं। ठीक है, फैमिली का मतलब समझ ही आता है कि फैमिली में जब एक जैसे मेंबर होते हैं उसको फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा है वो एक अलग बात है, लेकिन फैमिली का मतलब सिमिलर टाइप लोग। और टीटीएल नैंड गेट के बारे में आपको पढ़ना है कि टीटीएल क्या होता है, टीटीएल नैंड गेट क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक नॉइज मार्जिन प्रोपेगेशन डिले, फैन इन फैन आउट और ट्राई स्टेट टीटीएल, ये भी आपको पढ़ना है। पीवाईक्यूज भी इसमें आपके इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, ये जो ट्राई स्टेट टीटीएल है इसको अलग से सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको इसके अलावा भी दो कॉन्फ़िगरेशन और पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्टली जो दिया होता है उससे अलग भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, टीटीएल का ही पार्ट है, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो ट्राई स्टेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा इसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस हो रहे हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगर सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में लॉजिक फैमिली और सेमीकंडक्टर मेमोरीज की बात है। इसमें टीटीएल नैंड गेट ये टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे। सारी स्पेसिफिकेशंस लाइक नॉइज मार्जिन, प्रोपेगेशन डिले, फैन इन फैन आउट और ट्राई स्टेट टीटीएल, यहां तक का टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा ईसीएल क्या होता है, सीमोस क्या होता है, फैमिलीज, उनके इंटरफेसिंग, मेमोरी एलिमेंट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी लॉजिक डिवाइस लाइक एफपीजीए क्या होता है, लॉजिक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग प्रोग्रामेबल डिवाइस, ये सारी चीजें हम आगे की क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक हमारे क्लियर हो गए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले लॉजिक फैमिली की, देखो लॉजिक फैमिली आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज ए ग्रुप ऑफ कंपेटेबल आईसीज। ठीक है, आईसीज क्या मतलब गेट्स ही होते हैं, आईसीज क्या मतलब गेट्स होते हैं, बहुत सारे गेट्स को जब हम मिला के एक जगह इंटीग्रेट करते हैं तो उसको आईसी बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटेबल आईसीज मतलब जिनके जो सप्लाई वोल्टेज है वो सेम होते हैं, सेम लॉजिक लेवल होते हैं, इस तरह की जब सेम चीजों को आप मिलाते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉजिक फैमिली बोल देते हैं। तुम क्या बोल देते हैं, लॉजिक फैमिलीज बोल देते हैं। अब लॉजिक फैमिली में हम इसका कैटेगराइजेशन अगर करना चाहे, इसका अगर हम कैटेगराइजेशन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं कि भाई लॉजिक फैमिली आपकी दो तरीके की होती है, एक यूनिपोलर होती है, एक बाइपोलर होती है। हमने बाइपोलर को इधर कर दिया, यूनिपोलर को इधर कर दिया। अब देखिए बाइपोलर का मतलब क्या है कि भाई इनकी जो वर्किंग है वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों पे डिपेंड करेगी। माइनॉरिटी, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर दोनों पे डिपेंड करेगी, दोनों मोड में काम करता है। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी कैरियर भी काम करेंगे अपना और माइनॉरिटी कैरियर भी करेंगे, लेकिन जो यूनिपोलर है ये केवल आपके मेजोरिटी कैरियर पे ही काम करेंगे। ठीक है, इसमें जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो केवल मेजोरिटी कैरियर की बात करेंगे, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया बाइपोलर, क्योंकि दोनों पे काम चल रहा है। मेजोरिटी कैरियर पे भी आप बात कर रहे हो, माइनॉरिटी कैरियर की भी बात कर रहे हो, दोनों की फंक्शनिंग होती है। जैसे बीजेटी हो गया हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक, या आपकी और भी चीजें हो गई। अब इसके अलावा इधर जो हो गए वो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किस में आते हैं, आपके यूनिपोलर में आते हैं। यूनिपोलर में इस पे बेस्ड आपकी जो डिवाइस है वो बेसिकली एफईटी होती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी आपकी तीन चीजें इसमें आपको पढ़नी है, पीमोस, एनमोस, सीमोस। पीमोस का मतलब पी चैनल एमओएस मॉस, पी चैनल मॉस, एन चैनल मॉस, और ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। ठीक है, जो कि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ये क्या होता है, बेसिकली सीमोस होता है। तो आपके सिलेबस में केवल सीमोस है, बट नेचुरल है कि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो पहले आपको थोड़ा सा क्लियरिटी पीमोस और एनमोस के बारे में भी होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पीमोस और एनमोस का भी दूंगा। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली सीमोस में आएंगे, लेकिन अगर आपको सीमोस समझना है तो इन दोनों टॉपिक को भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने बाइपोलर फैमिलीज की, तो इसमें दो कैटेगरी बन जाती है, एक सैचुरेटेड और एक नॉन सैचुरेटेड। तो ऐसी फैमिलीज के मेंबर जो सैचुरेटेड में आते हैं, कैसे आते हैं कि भैया वो एक्टिव रीजन में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ में भी काम कर सकते हैं और सैचुरेटेड रीजन में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फैमिली के मेंबर है उनको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड बाइपोलर फैमिली, ये सैचुरेटेड बाइपोलर डिवाइस, या इनको सैचुरेटेड में आ जाएंगे। ये जो वाली है आपकी कैटेगरी, इसमें आपका सैचुरेशन नहीं हो पाता है, ये एक्टिव मोड में भी काम करेगा, एक्टिव रीजन में भी काम करेगा, कट
में भी काम करेगा, लेकिन ये सैचुरेट नहीं हो पाएगा, ये सैचुरेट नहीं हो पाएगा, तो ये अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड आपकी फैमिली कहलाती है। अब अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी टीटीएल फैमिली होगी, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसके अलावा भी होती हैं आपकी जैसे I2L, ठीक है, I2L हो गया, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, ठीक। और भी होते हैं, तो हमारे लिए मतलब का तो केवल सिलेबस में आपका टीटीएल है, ठीक है, केवल टीटीएल ही है जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, आरटीएल भी नहीं पढ़ना है, डीटीएल भी नहीं पढ़ना है। अगर हम नॉन सैचुरेटेड की बात करेंगे तो इसमें हमारा ईसीएल आपको पढ़ना है, स्कॉटी टीटीएल आपको नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, इधर आपके एग्जाम्पल हो गए। तो इसमें से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, टीटीएल के बारे में पढ़ना है, ईसीएल पढ़ना है, इसके अलावा सीमोस पढ़ना है, बाकी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। बट दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज की, कैसे आप इन चीजों को डिवाइड कर सकते हो। तो जब हम बात कर रहे हैं लॉजिक फैमिली की, तो हम बात कर रहे हैं गेट के इंटीग्रेशन की। आप डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स को आप एक जगह पे इंटीग्रेट करते हो, उसको आईसी की फॉर्म में आप लेके आते हो। तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो उन लॉजिक फैमिली को फॉलो करनी पड़ती है, या जो उनके अंदर होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके जिसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो यही है ना कि भाई ये चीज ये कैपेबिलिटी रखती है, ये चीज ये कैपेबिलिटी रखती है, इसमें अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की वो है प्रोपेगेशन डिले। अच्छा, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। अगर आपसे कभी स्पीड ऑफ ऑपरेशन पूछा जाएगा तो भी आप प्रोपेगेशन डिले को ही एक्सप्लेन करके आएंगे। अब प्रोपेगेशन डिले क्या है कि भाई हमने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, हमने अपनी आईसी को कुछ इनपुट दिया और कितनी देर बाद आपको आउटपुट मिल रहा है, तो वो एक डिले जनरेट हो गया ना। हम तो ये सोच के चलते हैं कि हमने इधर डिजिटल है, इधर इनपुट दिया, उधर आउटपुट आ जाएगा, बट देयर इज सम डिले, ठीक है, आउटपुट को प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगेगा। तो जब इनपुट देते हैं और जब आउटपुट हमें मिलता है, तो उसके बीच के जो टाइम का डिफरेंस होता है, क्योंकि हमको अगर स्पीड को मेजर करना है तो देयर शुड बी ए रेफरेंस वैल्यू, तो उनके बीच का जो टाइम का डिले होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोपेगेशन डिले बोल देते हैं, ठीक है जी। ये तो सिंपल भाषा में बात समझ में आ गई। देयर इज ए रिएक्शन टाइम ऑफ द लॉजिक गेट, इट मेजर हाउ फास्ट ए सिग्नल ट्रेवल थ्रू द गेट, कितनी तेजी से वो सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है, कितनी देर में आपको आउटपुट मिल रहा है। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ एन इनपुट सिग्नल एंड द चेंज इन द आउटपुट सिग्नल, कब आउटपुट सिग्नल में चेंज आ रहा है। तो यहां पर आप इसको देखें अगर, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये 50% हो गया, ये कितना हो गया, 50% ऑफ 50% ऑफ इनपुट, और इधर ये हो गया 50% ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब यहां से हम मेजर करेंगे कि जब 50% हमारा इनपुट होगा उस समय पे आउटपुट कितना है। तो यहां पर आप देखिए, हम लो से सॉरी हाई से, यहां पर हाई है, आउटपुट कितना है, हाई है, हाई से लो की तरफ अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोपेगेशन डिले है हाई से लो जाने में, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए आउटपुट हमारा जो है वो हाई से लो स्टेट में जा रहा है, तो यहां पर हमने इसको क्या नाम दे दिया, TPHL, यानी कि प्रोपेगेशन डिले फ्रॉम हाई स्टेट टू लो स्टेट। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, लो स्टेट से हम हाई स्टेट पे जा रहे हैं, तो L2H, यानी कि प्रोपेगेशन डिले TP फ्रॉम लो स्टेट टू हाई स्टेट। तो हमें ये देखना है कि कब हमारा आउटपुट हाई स्टेट से लो स्टेट में जा रहा है। और मेजर करने का तरीका क्या है कि भैया जब ये 50% ऑफ इनपुट हो, 50% आउटपुट हो, कब ये पहुंच रहा है, इनपुट जब हमारा 50% हुआ, क्या आउटपुट में कितना चेंज आया, आउटपुट में चेंज आया नहीं आया। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं, वो जो आउटपुट हमें मिल रहा है, उसके बीच में जो डिले हो रहा है, वो डिले हमारा क्या कहलाता है, प्रोपेगेशन डिले कहलाता है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ये भी पूछने वाली बात है। तो जो बीजेटी पढ़ते हैं उसमें हमारा कैपेसिटर होता है, वो चार्ज होता है, ठीक है। जब हम उसको ऑन करा रहे होते हैं तो वो चार्जिंग में कुछ टाइम लेता है, तो वो जो चार्जिंग में जितना टाइम ले रहा है वही हमारा प्रोपेगेशन डिले है, क्योंकि उसके तुरंत बाद तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप उसको ऑन ऑफ करते हो, जब ऑफ करते हो तो वो ऑफ तब होगा जब वो चार्ज को पूरी तरह से रिमूव कर देगा। तो चार्ज को रिमूव करने में भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, तो चार्ज को रिमूव करने में जितना टाइम जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे,
कि भाई ये हमारा प्रोपेगेशन डिले है जब हम इसको ऑफ कर रहे हैं। तो ऑन करने में जो डिले जा रहा है, ऑफ करने में जो डिले जा रहा है, दोनों को हम प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं फ्रॉम हाई टू लो, दूसरे को हम बोलते हैं फ्रॉम लो टू हाई। 50% से 50% पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, दो प्रोपेगेशन डिले हैं तो कौन सा वाला कंसिडर करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं कि कौन सा कंसिडर करेंगे, आप सिंपली क्या करें, इन दोनों का एवरेज ले लें, दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, दिस इज द एवरेज डिले, टीपीडी। ठीक है, एवरेज डिले कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? यही हमारी स्पीड ऑफ ऑपरेशन कहलाती है बेटा, कि क्योंकि ज्यादा डिले होगा तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन हमारी कम होगी, कम डिले होगा तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन हमारी कम हो जाएगी। दूसरी बात, क्योंकि कैपेसिटर है, चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये जो वेवफॉर्म है हम कभी भी स्क्वायर नहीं बनाते, इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज होने में जो टाइम लग रहा है, राइज टाइम, इसको हम क्या बोल सकते हैं? राइज टाइम। और ये क्या हो जाता है हमारा? फॉल टाइम। ठीक है, क्योंकि इसको नीचे जाने में, डिस्चार्ज होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज फॉल टाइम। तो ये होता है हमारा प्रोपेगेशन डिले। अब इसके अलावा हम अगर बात करें, एक चीज और होती है जो सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, फिर मुझे बाद में लगा कि बता देते हैं थोड़ा सा, हालांकि अभी तक पूछी भी नहीं गई है और सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता, 2 नंबर के क्वेश्चन पे आप क्लेम भी नहीं कर सकते। तो पावर डेसिपेशन क्या होती है? देखिए, आप जब अपनी जो आईसीज हैं उनको कुछ तो पावर दे रहे हो ना ऑपरेट करने के लिए, वोल्टेज दे रहे हो, वीसीसी, वीसीसी आप दे रहे हो, उसकी वजह से आईसीसी करंट जनरेट हो रही है। ठीक है, जब आईसीसी करंट जनरेट हो रही है तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वहां पे कुछ पावर डेसिपेट तो होगी ना भाई। देखिए, कोई सर्किट जिसमें आप पावर सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, करंट फ्लो हो रही है, वहां पे कुछ ना कुछ पावर आपकी कंज्यूम होगी, और वो पावर हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और जब वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पावर डेसिपेशन, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पावर डेसिपेशन। तो वी सप्लाई, आप लिख लीजिए, पावर सप्लाइड बाय वीसीसी। ठीक है, ठीक है, डेसिपेट इन फॉर्म ऑफ हीट, डेसिपेट इन फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को हम बोल देते हैं पावर डेसिपेशन। तो पावर डेसिपेशन कितना हो जाता है बेटा? पावर डेसिपेशन हो जाता है हमारा VCC इंटू आईसीसी। समटाइम्स हमारी आईसीसी डिफरेंट होती है तो उसका एवरेज ले लेते हैं, जो एवरेज वैल्यू है उसको आप कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर पी इक्वल टू हो जाएगा VCC इंटू आईसी। पावर डेसिपेशन जो होता है जनरली वो आपका मिली वॉट में होता है। पावर डेसिपेशन is generally in milliwatt, in milliwatt, मैं पूरा ही लिख देता हूं, मिलीवॉट। ठीक है, ये तो हो गया पावर डिसिपेशन। और इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है आपसे, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? फिगर ऑफ मेरिट हो जाती है पावर डेसिपेशन और, हालांकि ये पूछी नहीं गई है लेकिन फिर भी आप इसको शॉर्ट में तो लिख लें, 2 नंबर में आएगा तो लिख देंगे, पावर डेसिपेशन और प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। तो ये कहलाती है हमारी फिगर ऑफ मेरिट। तो पावर डेसिपेशन का और प्रोपेगेशन डिले का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फिगर ऑफ मेरिट। ये हमारा पीको नैनो फैराड में, पीको में और नैनो में जाता है। ठीक है, जूल में। ठीक है, पीको जूल में या नैनो जूल में जाएगा। और आप मान के चल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा फिगर ऑफ मेरिट आपको निकालना है, ठीक है, पावर डेसिपेशन आपका सपोज 5 मिलीवॉट का है, और प्रोपोगेशन डिले को आप ले ले 20 नैनो सेकेंड ले लो आप, क्योंकि जो प्रोपोगेशन डिले है वो भी ऐसा नहीं है कि सेकंड में आता है, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, पिको सेकेंड, इनमें निकल के आता है, अदरवाइज तो डिले बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ये डिले ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, आप इसको डिले को नहीं देख पाएंगे, तुरंत आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं कि सर ये 100 हो जाएगा, और नैनो इंटू मिली कितना हो जाएगा? पीको हो जाएगा, तो ये पीको जूल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? फिगर ऑफ मेरिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नॉइज मार्जिन। देखिए, जब भी आप मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि कोई क्वांटिटी आपके पास है, उस क्वांटिटी में आप कितना मार्जिन दे सकते हो। मार्जिन का मतलब ये है कि कितना वो और कितने के साथ वो काम कर सकता है।
भाई हमारी आईसीज हैं, हमारे यहाँ गेट है। अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी वॉइस में जितना नॉइज होगा, मतलब उसमें इधर उधर की साउंड भी अगर आपको आ रही है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। अभी मेरे पास जो माइक लगा हुआ है इसके अंदर एक फिल्टर है, वो फिल्टर क्या करता है, जो इधर उधर की नॉइज है उसको सप्रेस कर देता है ताकि आपको एक आराम से एक बढ़िया सिग्नल पहुंचे और आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे। तो नॉइज मार्जिन का मतलब यह है कि कितनी नॉइज के साथ में, भाई ऐसा थोड़ी है कि इसके साथ में लगा आप ट्रक के हॉर्न बजाने लगो तब भी वो नॉइज आपको सुनाई नहीं देगी, तो नहीं, इसकी भी अपनी एक लिमिट है। तो ये कितने नॉइज को आप तक पहुंचने से पहले सप्रेस कर देगा, कितने नॉइज के साथ में ये काम कर सकता है, तो वही रेंज अभी हमारे पास जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि अभी करंट में जो नॉइज हमारा जिसपे हम काम कर रहे हैं उससे कितना ज्यादा आप जा सकते हो, कितना कम आप जा सकते हो, वो कहलाता है नॉइज मार्जिन। ताकि आपका जो लॉजिक, आपकी जो आईसी है या जो आपके लॉजिक गेट्स है वो प्रॉपरली वर्क करते रहे, उन पे कोई इफेक्ट उनकी वर्किंग पे ना आए। तो रियल, इसी को इम्यूनिटी भी बोल देते हैं, एक वर्ड में इसको कई बार इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। इम्यूनिटी का मतलब कि भाई मेरे पास इतनी इम्यूनिटी है कि मैं इतना नॉइज और बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना शोर भी अगर मेरे पास आएगा, कोई बाहर आके या मेरे पास में खड़ा होकर हल्के फुल्के फुसफुसा के बात कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्लास में आपको आवाज नहीं जाएगी, राइट। तो ये इम्यूनिटी तो हो गई ना कि भाई इतना मार्जिन मेरे पास है तो मुझे पता है कि मैं इतना और शोर की बात उसमें कंडीशंस में आपको पढ़ा सकता हूं, तो दिस इज द नॉइज मार्जिन। ठीक, तो इन रियल वर्ल्ड सिग्नल आर नेवर परफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ नॉइज हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, ऑफन गेट्स एडेड, और ये सिग्नल के साथ में एडेड होता है जो आपका ट्रेवल करता है वायरलेसली या वायर में भी जाता है। ठीक है, द नॉइज मार्जिन इज द सेफ्टी बफर, इट इज द सेफ्टी बफर टू एंश्योर दैट ए लॉजिक गेट डज नॉट मेक ए मिस्टेक हाई सिग्नल और ए लो। मतलब ऐसा ना हो कि नॉइज ऐड हुआ और आपका सिग्नल लो जाना तो उसने उसको हाई कर दिया और हाई जा रहा था उसने उसको लो कर दिया। तो जितने नॉइज के साथ में वो परफेक्टली काम कर सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉइज मार्जिन। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की भी बात करें, द मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज दैट कैन बी एडेड टू एन इनपुट, मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज जिसको हम ऐड कर सकते हैं इनपुट सिग्नल में विदाउट कॉजिंग एन एरर, जिसकी वजह से कोई एरर ना आए इन द आउटपुट। लॉजिक गेट हैव ए लीगल रेट फॉर हाई एंड लो वोल्टेज। ठीक है, तो VOH हमने कितना ले लिया, मिनिमम वोल्टेज ऑफ ए गेट फॉर हाई, मिनिमम वोल्टेज ए गेट एक्सेप्ट एज ए हाई। ठीक है, तो मिनिमम, हाँ, ये इनपुट के लिए हो गया, एक आउटपुट के लिए हो गया। ठीक है, एक इनपुट के लिए हो गया, एक आउटपुट के लिए हाई हो गया। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, ठीक है, इज हाई स्टेट नॉइज मार्जिन, यही हमारा नॉइज मार्जिन कहलाता है हायर साइड में। और अगर लोअर साइड में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, VOL माइनस VIL, मतलब आउटपुट लो जब होगा इनपुट लो जब होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा नॉइज मार्जिन भी कहलाए। तो हायर साइड पे भी निकाल सकते हैं, लोअर साइड पे भी निकाल सकते हैं, लो स्टेट नॉइज मार्जिन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉइज मार्जिन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक देखो पिछले साल भी आपसे पूछी गई थी, तो या तो 2 नंबर में आ जाएगा, कोई एक डिफाइन करवा लेगा आपसे, नॉइज मार्जिन है, प्रोपोगेशन डिले या फैन इन फैन आउट, इनमें से भी कुछ पूछ लेता है, या फिर वो आपको इन तीनों चारों डेफिनेशन को एक साथ देके 7 नंबर में पूछ लेगा। लास्ट ईयर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी थी जो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाएं आराम से, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ज्यादा थ्योरी है, अपना आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप तीसरी और चौथी कंडीशन फैन इन फैन आउट की। ठीक है, तो फैन इन फैन आउट का मतलब क्या होता है, देखो हमारी ये एक आईसी है, ठीक है, और हर आईसी की एक कैपेबिलिटी होती है। हमने पढ़ा है कि भाई जो हमारे पास एंड गेट है या और गेट है, ये मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट होते हैं। आप इनमें इनपुट दे सकते हो कई सारे और एक आउटपुट आपको ये हमेशा निकाल के देंगे। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है, नहीं, आप एक फिक्स नंबर ऑफ इनपुट ही प्रोवाइड करा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक गेट की आईसी है, उसमें 4 ही इनपुट आप दे पा रहे हो, 4 से ज्यादा इनपुट का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो कितने इनपुट एक गेट हैंडल कर सकता है, कितने इनपुट एक गेट हैंडल कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैन इन। यानी कि अगर आपके पास एक गेट है तो कितने इनपुट ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, 4 इनपुट हैंडल कर रहा है तो 4 हमारे पास गेट हो गए, हम इसमें 5वां दे ही नहीं सकते, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो ये केवल 4 इनपुट पे काम कर सकता है मैक्सिमम, तो दिस इज नोन एज फैन इन। तो दिस इज ए फिजिकल लिमिटेशन ऑफ द इनपुट साइड ऑफ द गेट, इनपुट पे कितना दे पा रहे हो। द नंबर ऑफ इनपुट दैट ए सिंगल लॉजिक गेट इज डिजाइन टू हैंडल इज नोन एज फैन इन। तो टू इनपुट नैंड गेट है तो इसका मतलब 2 जो है 2 ही इनपुट दे सकते हैं, तो उसका फैन इन कितना हो गया, 2 हो गया। अगर आप एक 8 इनपुट नैंड गेट ले रहे हो तो उसमें फैन इन कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8 इनपुट आप वहां पर दे सकते हो। इसी की तरह से हमारा जो
फैन आउट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, आउटपुट पे। हमें पता है कि भाई हम इसके एक आउटपुट से और भी गेट को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कितने, क्योंकि यहां जो गेट पे आउटपुट आ रहा है इसकी अपनी कुछ करंट लिमिटेशन है, भाई इसकी अपनी कुछ करंट लिमिटेशन है कि भाई ये इतनी आई एम्पियर की करंट जनरेट करा सकता है। अब इस करंट को जब आप अलग अलग आउटपुट को देंगे तो वो करंट डिवाइड होगी, तो क्या वो सफिशिएंट होगी सारे गेट को, आप एन नंबर ऑफ गेट को कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं। तो इसमें भी एक लिमिटेड, भाई गेट को अगर ऑपरेट होना है तो कुछ तो अमाउंट ऑफ करंट होना चाहिए ना। तो ये जो आपका आउटपुट है, ये आउटपुट कितने और गेट को ऑपरेट करा सकता है सक्सेसफुली, वो कहलाता है हमारा फैन आउट। तो ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकली तो ये कह सकते हैं कि सर 10 लगा दो 20 लगा दो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन क्या रियलिटी में वो इतने ऑपरेट करा पाएगा, नहीं, क्योंकि उन सबको ऑपरेट कराने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां जो करंट आउटपुट पे आ रही है, जब वो करंट डिवाइड होगी तो वो छोटी होती चली जाएगी, तो वो तब तक ही ऑपरेट करा पाएगा जब तक वो करंट एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड वैल्यू तक वहां पे पहुंच रही है। उससे ज्यादा डिवाइड हो गई तो नहीं ऑपरेट करा पाएगा। तो इनकी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फैन आउट। तो फैन आउट क्या होता है, दिस इज द मसल और ड्राइविंग कैपेबिलिटी ऑफ गेट आउटपुट। इसके ड्राइविंग कैपेबिलिटी, कितनी गेट को ये आउटपुट करा पा रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट लोड ऑफ द सेम लॉजिक फैमिली दैट इज सिंगल लॉजिक गेट आउटपुट कैन ड्राइव रिलायबली, ठीक है, इज नोन एज फैन आउटपुट, ठीक है। अब इसमें करंट लिमिट होती है, डीसी फैन आउट होता है, एसी फैन आउट होता है। जैसे डीसी फैन आउट होता है टीटीएल में और एसी फैन आउट होता है आपका सीमोस में। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इतना भी लिख के अगर आप आते हैं तो वो भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज, ठीक है, जिसको आपको डिफाइन करना है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुई, और इनमें से क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी आया था, एक ईयर में और आया था, तो मैंने लिखा नहीं। 2 नंबर में तो कभी भी पूछ लेता है, 2 नंबर में तो कभी भी आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आप इसमें यूज करते हो, ट्रांजिस्टर का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, उससे एक लॉजिक फैमिली का लॉजिक गेट का आप क्या बोलते हैं, एक आईसी को फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे टीटीएल फैमिली। अब टीटीएल फैमिली की जो आईसी आती है वो जनरली 7402 नॉर गेट वाली होती है और 7400 नैंड गेट की आती है। तो ये ज्यादा यूज होती है 7400, और यही आपके सिलेबस में भी है, यही हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। इट इज द डिजिटल लॉजिक फैमिली दैट यूज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर बोथ इनपुट स्विचिंग एंड आउटपुट ड्राइविंग। इनपुट को स्विच कराने में भी इसी का यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का, और आउटपुट को ड्राइव करने में भी ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। इससे पहले जो हम यूज करते थे वो डायोड ट्रांजिस्टर आप लॉजिक यूज करते थे। अब उसके कुछ लिमिटेशंस थे, क्या लिमिटेशंस थे, कि उसमें जो प्रोपेगेशन डिले होता था, जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम होता था हमारे कैपेसिटर का, वो ज्यादा होता था, क्योंकि जंक्शन पे जो हमारे कैपेसिटर है वो ज्यादा टाइम ले रहे थे, ठीक है। तो उस प्रोपेगेशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, टीटीएल का यूज कर लिया। तो यहाँ पे मच फास्टर स्विचिंग आपको मिल जाती है एज कंपेयर टू डीटीएल, इसीलिए हम टीटीएल का यूज भी करते हैं, इसीलिए हम टीटीएल का यूज भी करेंगे। अब मैंने आपको बताया भी कि भाई नॉर गेट भी होता है, नैंड गेट भी होता है, तो हमें केवल नैंड गेट पढ़ना है, नॉर गेट पे हमें अभी नहीं जाना है, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए, मतलब ये सब चीजें वो है। देखो, अगर आपको टीटीएल पढ़ना है, ट्रांजिस्टर लॉजिक पढ़ना है, तो यार सिंपल सी बात है, पहले घर से ट्रांजिस्टर पढ़ के आओ कि ट्रांजिस्टर क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आपने पढ़ रखा है, और आप इसी सेमेस्टर में भी पढ़ रहे होंगे। तो इन सब चीजों को आप रेगुलरली अगर पढ़ रहे हैं, आपको टीटीएल के बारे में पढ़ना है, तो पहले बीजेटी को समझना होगा, डायोड्स को समझना होगा। अगर इनकी फंक्शनिंग आपको पता है तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना बीजेटी पढ़े समझ लोगे, तो बीजेटी तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, वो तो बेसिक है। और यहाँ मैं बीजेटी पढ़ाने बैठ गया तो फिर आपके लेक्चर पता नहीं कितने लंबे जाएंगे, और वो एग्जाम में आएगा भी नहीं बीजेटी। तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ जो रिजल्ट हैं बीजेटी के और डायोड्स के, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनको हमें यूज करना है अपनी फंक्शनिंग में, अपनी वर्किंग में, अपने ऑपरेशन में, उनको यूज करना है। तो उसकी हम बात कर लें। क्या, अगर हम बात करें लॉजिक लेवल में टीटीएल में, तो लॉजिक जीरो का मतलब क्या होता है कि कॉमन एमीटर, जो हमारा कलेक्टर एमीटर जंक्शन पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होता है, 0.2 वोल्ट होता है। अगर लॉजिक जीरो है तो उसका मतलब कितना वोल्ट दे रहे हैं हम, 0.2 वोल्ट वहां पे मिल रहा है। अगर लॉजिक 1 है, हाई है, तो हम वहां पे वीसीसी दे रहे हैं, दैट इज 5 वोल्ट।
अगर वीसीसी हमारी 5 वोल्ट पहुंच रही है कहीं पे तो हम वहां पे लॉजिक हाई बोलते हैं, जहां पे 0 है वहां पर हम कितना वोल्टेज मानते हैं, 0.2 वोल्ट मानते हैं। अगर हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं, अब पीएन जंक्शन का मतलब डायोड नहीं है, केवल डायोड ऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ डायोड नहीं लगा हुआ, यहाँ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, लेकिन ट्रांजिस्टर भी पीएनपी होता है, तो वहां भी पीएन जंक्शन होंगे। तो हम जंक्शन की बात कर रहे हैं, उस पीएन जंक्शन की अगर हम बात करें तो अगर हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है, अगर डायोड हमारा कंडक्ट कर रहा है तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 0.7 वोल्ट कंडक्ट होगा, यानी कि जो हमारा जंक्शन होगा पीएन जंक्शन, वहां जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.7 होगा। और उसको ऑपरेट कराने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए, वो होगा हमारा 0.6 वोल्ट। यानी कि एक पीएन जंक्शन को ऑपरेट कराने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं, वो कितना होता है, 0.6 वोल्ट। और जब वो कंडक्ट कर रहा होता है तो वहां पे कितना वोल्टेज होता है, 0.7 वोल्ट। ठीक है। अब अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो बेस एमीटर वोल्टेज जो सैचुरेशन में होता है, बेस एमीटर जो सैचुरेशन में होता है वो 0.8 वोल्ट होता है। बेस एमीटर कट इन वोल्टेज, जब ये कट इन यानी कि ऑपरेट कराने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, अगर मुझे ट्रांजिस्टर को ऑन कराना है, अगर मुझे ट्रांजिस्टर को ऑन कराना है तो मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए बेटा, 0.5 वोल्ट चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट वोल्टेज लेवल है कि जब मुझे ऑन कराना है किसी को ट्रांजिस्टर को तो मुझे कितना वोल्टेज चाहिए, 0.5 वोल्ट चाहिए। कलेक्टर एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज, कलेक्टर एमीटर पे कितना वोल्टेज होता है सैचुरेशन के टाइम पे, 0.2 वोल्ट, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा, अगर 0.2 वोल्ट पे ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, उसके बेसिस पे हम इसके ऑपरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। चलिए तो इसको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक एज नैंड गेट। देखो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक आपको केवल नैंड गेट कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, नॉर गेट तो पढ़नी नहीं है। तो नैंड गेट की तरह कैसे वर्क करता है वो हम समझ लें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि नैंड गेट काम कैसे करता है। तो देखिए नैंड गेट क्या होता है, ये होता है, सपोज ये नैंड गेट है ना, ये नैंड गेट है। अब अगर इस नैंड गेट में ये एंड और नॉट ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि एंड प्लस नॉट कर रहा है, तो अगर हम यहां पर ए बी सी 3 इनपुट दे रहे हैं, अगर ये तीनों में से एक भी इनपुट 0 हुआ, ध्यान से समझिएगा, एक भी इनपुट 0, तीनों हुए तो कोई बात ही नहीं है, एक भी इनपुट अगर 0 होता है, 1 है 2 है 3 है, अगर एक भी इनपुट 0 है, सपोज ये 0 है ये 1 है ये 1 है, तो इनका एंड कितना हो जाएगा बेटा, 0 होगा, और 0 का उल्टा कितना आएगा, 1। 0 का उल्टा कितना आएगा, 1। पहले तो ये समझ लो, यानी कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 है तो हमें हमेशा 1 मिलेगा। और 0 कब मिलेगा, केवल उस केस में जब हमारे पास तीनों इनपुट हाई होंगे, यानी कि तीनों जब हमारे पास 1 1 1 होंगे, तब इनका मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, यानी कि एंड ऑपरेशन 1 होगा, और उसका इन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, नॉट करके 0 हो जाएगा। तो हमें केवल 0 तब मिलता है या लो आउटपुट तब मिलता है जब हमारे पास तीनों इनपुट हाई होंगे, यानी कि ऑल इनपुट्स हाई। अब वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इनपुट्स। तो जब हम नैंड गेट की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें हमने क्या, जैसे यहाँ पे 3 इनपुट नैंड गेट है, ये क्या है हमारा 3 इनपुट नैंड गेट है। कैसे 3 इनपुट नैंड गेट है वो भी समझ लीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले एक एमीटर लिया है, मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर लिया है। हमने क्या लिया, एक मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर लिया है। इसमें आप देखिए तो एमीटर आपके 3 निकले हुए हैं, 3 एमीटर हमने यहाँ निकाले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मल्टी एमीटर। यही आपके गेट के इनपुट का काम करेंगे, यही हमारे गेट के इनपुट का काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई इतनी। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब डायग्राम बनाने की बात आती है तो आप कहोगे सर ये डायग्राम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायग्राम कैसे बनाएं। तो देखो मैं डायग्राम के बारे में आपको बता दूं, डायग्राम कैसे हमको सिंपली बनाना है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा और आप डायग्राम बनाओगे तब आप यही कहोगे कि सर डायग्राम कैसे बनाना। देखो सबसे पहले ट्रांजिस्टर बना दो, ठीक है। सपोज आपने मल्टी एमीटर बनाया, आपने एक मल्टी एमीटर बनाया, ये बना दिया, ठीक है। यहां से हमने क्या निकाल दिया, ये एमीटर, 3 एमीटर निकाल दिए। 3 भी निकाल सकते हैं, 2 इनपुट बनाना है तो 2 इनपुट के लिए 2 निकाल देंगे भाई। यहाँ पे अगर 2 लाइन निकली हुई है यानी कि वो 2 इनपुट नैंड गेट है, 3 निकले हुए तो 3 इनपुट नैंड गेट है, 4 निकले हुए तो 4 इनपुट नैंड गेट है। और एक यहां से हमारा ये क्या निकल गया, कलेक्टर। ये क्या हो गया हमारा, कलेक्टर। ये क्या है हमारा, कलेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बेस, ये चीज क्या हो गई, बेस। तो ये एक मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर बन गया। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा ड्राइव करेगा नेक्स्ट ट्रांजिस्टर को। ये किसको ड्राइव करेगा, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा।
ठीक है, तो ये इसका एमीटर हो गया। इसने इसको ड्राइव किया तो इसका जो कलेक्टर है आउटपुट है वो हमने किसको दे दिया, अगले के बेस को दे दिया। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करेगा, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका कलेक्टर हमने उठा के एक और ट्रांजिस्टर को दे दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया हमारे पास T3। तो T1 इसको ड्राइव करेगा, T2 इसको ड्राइव करेगा। तो ये बन गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब क्या करो, क्योंकि सबको हमें VCC से कनेक्ट करना है तो थ्रू लोड रेजिस्टेंस हम इसको कनेक्ट कर देंगे। कलेक्टर रेजिस्टेंस इसको हम बोल देते हैं कि भैया ये रेजिस्टेंस लगाया और इसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये हमने दे दी यहां से VCC, ये हो गया हमारे पास RC। ठीक है जी, ये RC हो गया, और इधर इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इसको हमने एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास इनपुट आ गया ABC ABC। ठीक है जी, तो हमारे पास T1 T2 T3 ये तीनों आ गए। अब आप अपना डायग्राम देखिए, यही डायग्राम है, ये ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर आउटपुट इसको दे दिया तो ये हमारे पास आ गया, फिर इसका इसको दे दिया तो ये इसके पास आ गया। तीनों पे हमने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको ऊपर VCC सप्लाई दे दी, इधर एक रेजिस्टेंस एमीटर पे लगा दिया T2 के, इसको ग्राउंड कर दिया। एक जो आउटपुट हमने लिया है बस वो आउटपुट यहां से ले लो आप, ये हमने आउटपुट ले लिया Y, और यहाँ पे कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये हो गई सिचुएशन। अब आप बताइए, डायग्राम बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा डायग्राम है। वहां देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैंने प्रॉपर लेबलिंग कर रखी है। ये RB है क्योंकि बेस, ये बेस है ना, ये बेस से कनेक्टेड है तो ये RB है। अब मेरे ख्याल से डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। देखो मेन जो चीज है ना वो यही है कि अगर आपने डायग्राम सही बना दिया, क्योंकि चेक करने वाला सबसे पहले क्या देखेगा, आपका डायग्राम देखेगा कि आप डायग्राम कैसे बना रहे हो, उसको फिर एक्सप्लेन ही तो करना है, उसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है नैंड गेट के। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम का तरीका मैंने आपको समझा दिया कैसे बनना है, सिंपल सा डायग्राम है, कुछ नहीं करना। इसको बनाना है, इससे दूसरे को ऑपरेट कराना है, इससे तीसरे को ऑपरेट कराना है, बस करते चले जाओ। ठीक है जी, अब दो केस इसमें हम लेके चल रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक इनपुट लो है, अब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और समझ लो इससे पहले, ये जो मल्टी एमीटर है ना, ये वाला, इसको अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, एक इक्विवेलेंट बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूं, देखो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहां कितने हैं, तीन, तो ठीक है, अगर ये मेरे पास ये जो है इसका इक्विवेलेंट ये बन जाएगा। तो तीन एमीटर है तो ABC, ये कुछ इस तरह से होगा, और ये आगे जाके VCC से कनेक्टेड है, ये VCC से आगे जाके कनेक्टेड है। तो ये इसका कुछ इक्विवेलेंट सर्किट आपका बन के आ गया। तो इसको आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, अब क्या सिचुएशन होगी कि जब मेरे पास, ध्यान से समझना, जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, A B और C इनमें से कोई भी एक इनपुट लो है, अब वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी एक इनपुट लो है, ठीक, तो कोई भी एक इनपुट लो हो सकता है, A हो चाहे B हो चाहे C हो, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, T1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि ये अगर फॉरवर्ड बायस होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों होगा फॉरवर्ड बायस, ये समझ में आ गया होगा कि अगर इनमें से कोई भी एक लो हो गया, मान लो ये 0 हो गया, 0 वोल्ट हो गया, और इधर से हमें कितना मिल रहा है VCC 5 वोल्ट, तो देखो इधर से ये VCC इसको मिल गया, तो ये तो आपका शॉर्ट हो गया ना, तो ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। यानी कि करंट का जो फ्लो होगा वो ऐसे हो जाएगा, करंट आपकी ऐसे फ्लो हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो फॉरवर्ड बायस होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो उस केस में यहां जो आपका, जैसे ही आपका इनमें से कोई भी एक आपका लो होता है, ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। T1 जो है एंटर इनटू फॉरवर्ड एक्टिव मोड, और इसकी वजह से जो वोल्टेज VB1 पे आएगा, यहां जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0.9 वोल्ट। क्यों बन जाएगा 0.9 वोल्ट, क्योंकि जब 0 होता है तो 0.2 यहां हो जाएगा,
और ये 0.7 होता है इसका कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो 0.7 प्लस 0.2 इधर को कितना आ जाएगा 0.9 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे हमारा कितना वोल्ट बन जाएगा 0.9 वोल्ट। अच्छा, अब ये तो बन गया 0.9 वोल्ट, लेकिन अगर मैं बात करूं इस T2 की और इस T3 की, इस T2 और T3 को कंडक्ट कराने के लिए हमें कितना चाहिए वो भी देख लेते हैं कि भाई यहां इसको कंडक्ट कराने के लिए हमने अभी लिखा भी था पीछे, अगर आप देखें कहां गया, एक सेकेंड, स्लाइड कहाँ गई, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। तो यहां पे आपको कितना चाहिए 0.8 और 0.8 चाहिए होगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज आपको कितना चाहिए 0.8 कम से कम चाहिए अगर इसको एक्टिव कराना है, इसको सैचुरेशन में लेके जाना है, और 0.8 ही इसको चाहिए, 0.8 ही इसको चाहिए। तो इन टोटल अगर इन दोनों को मुझे एक्टिव कराना है तो मुझे कितना वोल्टेज चाहिए, मुझे 1.6 वोल्ट चाहिए बेटा। कितना चाहिए 1.6, मिल कितना रहा है यहाँ पे 0.9। तो ये 0.9 इन दोनों को ऑन नहीं करा पाएगा। इन दोनों को अगर ये ऑन नहीं करा पाएगा तो T2 एंड T3 जो होंगे वो हमारे कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में ये हमारा ऑफ हो जाएगा और ये भी हमारा ऑफ रहेगा, ये भी हमारा ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा। जब ये दोनों ऑफ रहेंगे तो होगा क्या कि भैया यहां से जो सप्लाई है वो सीधे आउटपुट तक पहुंचेगी और ये आउटपुट कितना हो जाएगा 1 रहेगा, क्योंकि जब ये ऑफ है तो ये तो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो पाथ होगा आपका सप्लाई का वो ऐसे होता हुआ आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब मेरा कोई भी एक इनपुट अगर लो है, कोई भी इनपुट लो है यानी कि 0 है, तो मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए था 1, वो 1 मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये नैंड गेट का ऑपरेशन हुआ। अब इसका दूसरा केस ले लेते हैं। कौन सा केस ले लेते हैं भैया कि जब कोई भी एक इनपुट हमारा हाई हो या तीनों इनपुट अगर हमारे हाई हैं, ये 1 ये 1 ये 1, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में चला जाएगा, और अगर ये रिवर्स बायस में चला गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। यहां जो डायोड था मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था अभी, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, तो कहां गया ये रहा। तो ये वाला जो है अब की बार ये रिवर्स बायस हो जाएंगे सारे, तो ये ओपन हो जाएंगे और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि जब ये रिवर्स बायस है तो यहां पर वोल्टेज आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट आराम से इधर की तरफ कंडक्ट करा देगा इसको। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो हमारा सर्किट इधर से ये बन गया, ये सर्किट हमारा पूरा तैयार हो गया। अब इधर इसको 5 वोल्ट मिला, यहां से चूंकि 5 वोल्ट है, इसको चाहिए 0.8, इसको चाहिए 0.8, तो 1.6 चलेगा, दोनों को कंडक्ट करा देगा। इट मींस इस केस में ये वाला भी ऑन हो जाएगा और ये वाला भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब ये दोनों ऑन हो जाएगा तो ये हमारा पूरी तरह से शॉर्ट हो गया, ये आउटपुट को क्या कर देगा शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट कर देगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। इट मीन जब मैं तीनों को 1 दे रहा हूं तो यहां मेरा आउटपुट कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो यही तो नैंड ऑपरेशन है कि मैं तीनों को हाई कर रहा हूं, आउटपुट मुझे लो मिल रहा है, आउटपुट मुझे लो मिल रहा है। दिस इज दी नैंड ऑपरेशन। तो ये आपका टीटीएल है जो आपको बना के आना है, और ये दोनों ऑपरेशन आपको लिख देने। देखो बनाने को किताबों में तो 4-4 5-5 तरीके से लिख रखा है कि भाई पहले ए को 0 लिया, फिर बी को 0 लिया, फिर सी को 0 लिया। आपको दो ही तरीके बताने, कोई एक इनपुट 0 है, कोई एक आउटपुट कैसे निकलेगा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि आप 3 इनपुट लो, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो। ज्यादातर बुक में हो सकता है यहाँ पे 2 इनपुट ले रखे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। आप 2 इनपुट बनाओ या 3 इनपुट बनाओ, तरीका सबको एक्सप्लेन करने का सेम रहेगा। मतलब बस मैं यहाँ पे ये एक ब्रांच को छुपा दूंगा, मेरा ये 2 इनपुट नैंड गेट बन जाएगा। बाकी ऑपरेशन जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हमारा ये टीटीएल वर्क कर रहा है एज ए नैंड गेट। नैंड गेट ऑपरेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात आती है आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीटीएल। अब टीटीएल की जो आउटपुट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो सकती है, तो उसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, पहली है टोटम पोल, दूसरी है ओपन कलेक्टर, और तीसरी है ट्राई स्टेट गेट आपका आउटपुट, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटम पोल आउटपुट की, तो टोटम पोल आउटपुट क्या होता है उसका डायग्राम आप समझिए, ठीक है। बिल्कुल डायग्राम यहां तक सेम है, केवल पुराने डायग्राम से और इस डायग्राम में इतनी चीज का फर्क है, ये चीज मैंने ऐड कर दी है, बस ये चीज हमने ऐड कर दी है। इतनी चीज को ऐड करने के बाद बाकी डायग्राम तो सेम है, ये इसको ड्राइव कर रहा है, ये इसको ड्राइव कर रहा है, और इसके ऊपर हमने एक ट्रांजिस्टर और एक ये डायोड
लगा दिया है। और ये जो पूरी ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच को हम बोलते हैं टोटम पोल, और यहां से जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो वाई आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, आउटपुट इसमें हिडन हो रहा है। तो आई थिंक डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टोटम पोल के डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ट्रांजिस्टर ये है, एक डायोड हमने यहाँ पर ये लगा रखा है, इसको नाम दे दिया T1, T2, T3, T4। ठीक है, इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग को समझने के लिए सिंपली सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि भाई मान लीजिए कि ये A और B, इनमें से कोई भी एक एनी इनपुट इज लो। इफ एनी इनपुट इज लो, अगर कोई भी इनपुट लो है तो फिर से वही चीज होगी क्या कि भाई हमारा जो VB1 है वो कितना आ जाएगा, यहां पर 0.9। 0.9 होगा तो ये ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा। ठीक है, ये इसको ड्राइव करा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिल रहा है कि इन दोनों को ऑपरेट कराने के लिए कितना चाहिए, 1.6 वोल्ट चाहिए। तो 1.6 वोल्ट तो इसको मिलेगा नहीं, तो 1.6 वोल्ट इसको मिलेगा नहीं, तो ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा, ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट समझिए भाई, ये हमारी VCC 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट आपको यहां भी मिल रही है। ठीक है, यही 5 वोल्ट आपको इस पॉइंट पे भी मिल रही है। ये 5 वोल्ट इसके बेस को मिल रही है, यानी कि इसको ऑपरेट कराने के लिए कितना चाहिए भैया, 0.8। ठीक है, और इस डायोड को ऑपरेट कराने के लिए सपोज कितना चाहिए, 0.6 या 0.7। ये इसको ऑपरेट कराने के लिए मुझे चाहिए 0.5, इसको ऑपरेट कराने के लिए चाहिए 0.5, और इसको लिए भी कितना चाहिए, सपोज 0.6, इसके लिए कितना चाहिए 0.6। तो टोटल मिला के मुझे चाहिए 1.1 वोल्ट। मिल कितना रहा है VCC के थ्रू, 5 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट। VC इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट, थोड़े बहुत ड्रॉप होंगे लेकिन फिर भी 4-4.5 वोल्ट तो आराम से मिल जाएगा। तो ये इन दोनों को ऑपरेट करा पाएगा। इट मींस जो मेरी सप्लाई है वो इजीली इस तरह से होती हुई मुझे आउटपुट पे मिल जाएगी। तो अगर मेरा कोई भी एक इनपुट लो है तो मेरा जो आउटपुट Y है वो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। वो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, 1 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब अगर हम क्या कह रहे हैं कि हम इसको लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इफ एनी इनपुट इज लो। ठीक है, T2 एंड इसको T3 कर लो, इसको T4 कर लो, T2 एंड T3 ऑफ। ठीक है, VC इक्वल टू VCC, ये सप्लाई हो जाएगी, हेंस T4 एंड D कंडक्ट। ठीक है, और ये कंडक्ट करेगा तो Y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। Y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट केस को हो गया। आप चाहो तो इसी को एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में, एक लाइन जो मैंने लिखी है इसी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो ये तो हुआ कि कैसे हमारा ये, जब एक इनपुट लो है तो ये कैसे आपका कंडक्ट कर रहा है, एक हो या दो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ऑपरेशन हमने पीछे अभी कर ही लिया है। अब दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है कि भाई, दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि इफ बोथ इनपुट इज हाई, अगर दोनों हाई हैं तो ये इसको कंडक्ट कराएगा, ये इसको कंडक्ट कराएगा, यानी कि T2 एंड T3 इक्वल टू ऑन। ये क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ये ऑन हो जाएगा तो ये इससे कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला भी कंडक्ट कर गया तो ये VCC भी इसको मिल जाएगा। तो अभी इसको चेक करना है क्या ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो इस केस में आपको जो एक सेकेंड, ठीक है, ये तो कंडक्ट कर जाएगा। अब इसमें अगर मैं इसको यहां बताऊं आपको, ये जो होगा, ये वोल्टेज ये कितना होगा, 0.2 होगा इस केस में, और यहां जो वोल्टेज होगा ये कितना था, 0.8। तो बेटा इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज हो जाएगा इस केस में, 0.2 प्लस 0.2 यानी कि VC इक्वल टू हो जाएगा 1.0 वोल्ट। तो ये 1.0 वोल्ट, यहां पे VC कितना हो गया बेटा हमारे पास,
BC इक्वल टू हो गया 0.2 प्लस 0.8 इक्वल टू 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करा सकता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के लिए तो 0.5 वोल्ट चाहिए ऑपरेट कराने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर अकेला नहीं है, उसके आगे एक डायोड भी है। तो अगर यहाँ केवल 1 वोल्ट है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, टोटल वोल्टेज कितना हो गया 1.1। तो जब 1 वोल्ट है, 1.1 आपको चाहिए कंडक्ट कराने के लिए। इट मींस ये इसको पूरी तरह से ओपन नहीं करा पाएगा, कंडक्ट नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों को कंडक्ट कराना है और दोनों के लिए चाहिए 1.1 वोल्ट। सेपरेटली अगर ये होते तो कंडक्ट कर जाते, लेकिन ये एक साथ सीरीज में लगे हुए हैं, तो अब ये कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कंडक्ट नहीं करेगा तो यहां पर पाथ मेरा ब्रेक हो गया, ये पाथ मेरा ब्रेक हो गया। तो यहां ऊपर से VCC मुझे नहीं मिलेगा, इधर से ये ग्राउंड हो जाएगा, Y मेरा ग्राउंड हो जाएगा, और ग्राउंड होने का मतलब है कि Y मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी? क्यों? हमने लिखा VC इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है, एंड इट इज insufficient to conduct T4 and D। T4 और D को कंडक्ट कराने के लिए इनसफिशियंट है, हेंस आउटपुट Y इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो y इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा नैंड ऑपरेशन हमारा इस तरह से परफॉर्म करता है टोटम पोल आउटपुट। अब हमने टोटम पोल क्यों यूज किया वो भी समझना है। टोटम पोल हमने क्यों यूज किया उसको भी समझना है। देखो ऐसा होता है, जब स्विचिंग होती है ना, हाई से लो स्विचिंग होगी, हाई से लो पे स्विचिंग होगी, तो जहां ये कैपेसिटर लगा होता है ट्रांजिस्टर में, वो कैपेसिटर जब तक पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होगा आउटपुट हमारा 0 नहीं आएगा। हमने क्या किया, इनपुट को जैसे ही 1 से 0 से 1 पे शिफ्ट किया, जैसे ही सपोज यहां पे पहले 0 1 था और मैंने तुरंत उस पे 1 1 कर दिया, तो अब तो आउटपुट जैसे ही 1 1 हुआ ये 1 से 0 शिफ्ट होना चाहिए, 1 से 0 शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन अगर हम नॉर्मल TTL यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि ये 1 से 0 स्विच तो तब होगा ना जब वो कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सपोज 35 नैनो सेकंड के आसपास का टाइम उसमें लगता है, तो वो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होगा, वो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होगा। इसकी वजह से जो उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन है वो कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक और ट्रांजिस्टर यहां पे ये लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि इसको तुरंत स्विचिंग कराने में हेल्प करेगा और जो स्विचिंग है आपकी वो इंप्रूव हो जाएगी। अब स्विचिंग आपकी इंक्रीज हो गई, तो टोटम पोल को हमने इसलिए यूज किया टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ये जो डिस्चार्जिंग है इस कैपेसिटर की, ठीक है, ये टाइम आपका ये कम कर देगा, क्विकली डिस्चार्ज इसको करा देगा। ठीक है, तो इसलिए हम टोटम पोल का यूज कर रहे थे। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो देखो वही एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड स्विचिंग, आउटपुट इंपीडेंस को लो कर दिया। इन जनरल ये जो इंपीडेंस होता है 4K का होता है, ये 1.4 का होता है, ये 1.4 का होता है। ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंसेज होते हैं। ठीक, एडवांटेज की और बात कर लेते हैं कि ये हमारा लो आउटपुट इंपीडेंस है, ये इसका जो वेल डिफाइंड आउटपुट वोल्टेज हमको इसमें मिल जाते हैं, लेस पावर डेसिपेशन इसमें होती है हमारी स्टैटिक स्टेट में। ठीक है, तो दीज आर सम आउटपुट एडवांटेज। लिमिटेशन की बात करोगे तो आप और गेट वायर्ड नहीं कर सकते, एंड गेट को वायर्ड नहीं कर सकते। आउटपुट मस्ट नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टुगेदर, आउटपुट को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, आउटपुट को डायरेक्टली कनेक्ट आप नहीं कर सकते, तो ये वायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा नहीं तो। नॉइज स्पाइक आपका हो सकता है ड्यूरिंग स्विचिंग, जब आप स्विचिंग कर रहे हैं 1 से 0, 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे नॉइज आपका आ सकता है इसमें। रिक्वायर्ड प्रिसाइज टाइमिंग डिजाइन, इसको डिजाइन करना पड़ेगा आपको। नॉट सुटेबल फॉर ड्राइविंग लार्ज लोड, लार्ज लोड पे आप इसको काम नहीं करा सकते, जैसे रिलेज हो गई, मोटर हो गई, लैंप, क्योंकि वहां पे फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये इंपॉर्टेंट थी, आती है एग्जाम में, टोटम पोल कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है। दूसरा क्या है आपकी, ओपन कलेक्टर आउटपुट। ओपन कलेक्टर आउटपुट, अब बाकी का ऑपरेशन सेम है कि भाई अगर एक 0 होगा तो यहाँ 0.9 होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑन हो जाएंगे, ये यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा, ये ऑपरेट हो जाएगा, ये ऑपरेट हो जाएगा, आउटपुट ग्राउंड हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि हमने कलेक्टर को ओपन छोड़ा हुआ है, यहां अगर आप ध्यान दें तो इसको हमने ओपन छोड़ा हुआ है। जब भी हमारा आउटपुट 0 है, मान लीजिए ये 1 1 1 है, ये क्या है 1 1 1 है, तो 1 1 1 है तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यानी कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, इस लोड की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ओपन है।
लेकिन जब भी हम स्विचिंग करेंगे सपोज 1 से आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, 1 से क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो जब यहां पर आउटपुट 1 लाना होगा उस समय पे केवल हम इसको कनेक्ट करेंगे। ओपन है अभी ये, जब हमें आउटपुट को 1 लाना है तब हम इसको कनेक्ट कर देंगे आरएल को कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे और अपने हिसाब से आउटपुट हम उस समय पे ले सकते हैं। आरएल की वैल्यू को वेरी करा के भी हम आउटपुट को ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कि जब हमें जरूरत है, जब हमें आउटपुट 1 लेना है, तभी हम इसको कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको ओपन रखेंगे। तो इस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कहलाती है, ओपन कलेक्टर आउटपुट। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। अच्छा ये तो अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, इसमें आप वायर्ड बना सकते हो, ठीक है, इंटरफेस कर सकते हो डिफरेंट वोल्टेज लेवल के साथ, केवल आपको आरएल की जो आउटपुट वैल्यू है उसको चेंज करना है। ठीक, उसके बाद आइडियल होता है ड्राइविंग हाई पावर लोड के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। बस सिस्टम में आप इसको यूज कर सकते हो, मल्टी जो सोर्स सिस्टम होते हैं, सपोज आपने आउटपुट से किसी बस को ड्राइव कराना है, ठीक है, जैसे हमारे माइक्रो प्रोसेसर हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उसमें जो बस होती हैं उन बसेस को आपको ऑपरेट कराना है, तो आप आरएल की वैल्यू को वेरी करा के वहां पे चेंज कर सकते हो। हालांकि इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज है कि जितनी बार बार ज्यादा स्विचिंग करोगे तो वो आपका टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बार बार आपको स्विचिंग करानी पड़ रही है। उसके बाद स्लोअर स्विचिंग, देखो यही आ गया, ये डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि स्विचिंग जो है वो आपकी स्लोअर हो जाती है। फिर उसके बाद हायर पावर कंजप्शन हो गया, आउटपुट हाई लेवल डिपेंड अपॉन द पुल अप वैल्यू, और एक्स्ट्रा कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपको, ठीक है, आरएल आपको अलग से चाहिए। अच्छा ये जो है इसको हम, ये जो ब्रांच होती है इसको हम पुल अप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, पुल अप। पुल अप का मतलब ये कि जो वोल्टेज को पुल करके लेके आ रहा है, जो आउटपुट आपको लेके आ रहा है। अगर वो ट्रांजिस्टर से आप कर रहे हो पुल अप के, जैसे टोटम पोल में ट्रांजिस्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो वो एक्टिव पुल अप कहलाता है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस के थ्रू कर रहे हो, जैसा कि नॉर्मल टीटीएल नैंड गेट में था, वो पैसिव पुल अप कहलाएगा। बस दो चीज ध्यान रखनी है, अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो पैसिव पुलअप कहलाता है, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर के थ्रू पुलअप कर रहे हैं जैसा टोटम पोल में किया था, वो एक्टिव पुलअप कहलाता है। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये नाम कंफ्यूज करने के लिए, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है, अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, जिसको हम बोलते हैं ट्राई स्टेट गेट आउटपुट। ट्राई स्टेट गेट आउटपुट, ठीक है जी। अब इसको समझना है, इसमें बस क्या किया है कि सपोज 2 इनपुट आपने ट्रांजिस्टर यूज किया है, एक इनपुट को आपने कंट्रोल, जिसको हम मोड भी बोलते थे, तुम क्या बोलते थे, मोड सिलेक्शन, ठीक है, कि भाई कंट्रोल को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ट्राई स्टेट का मतलब क्या है कि 3 स्टेट होती है। तो बेटा इन जनरल आपने 2 स्टेट तो पढ़ी होंगी, क्या कि भाई आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो लो होगा या फिर हाई होगा। यहां पर एक तीसरी स्टेट और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं हाई इंपिडेंस, हाई इंपिडेंस स्टेट, हाई इंपिडेंस स्टेट या हाई जेड स्टेट, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाई जेड स्टेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी कि इसकी वर्किंग कैसे कैसे होगी, तो वो वर्किंग आप समझिए, देखो वर्किंग आपकी बिल्कुल सेम है, वर्किंग हमारी बिल्कुल सेम है। क्या कि भैया जब एनी ऑफ द इनपुट इज लो, ठीक है, या अगर हमारा सपोज ये जो कंट्रोल है ये 0 है, अभी हमारे पास जो ई है वो 0 है, इसको मैं ई से डिनोट करूंगा। अगर मेरा ई जो है वो 0 है, अब मेरा इनपुट चाहे 1 हो चाहे 0, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर ये 0 है तो ये 0 होते ही ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा, और अगर ये ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, अभी तो यहां से आउटपुट मिल ही नहीं रही कुछ भी, तो यहां से तो आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा है, और इधर से अगर मैं जाऊंगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो यहां से ये भी आउटपुट नहीं मिल पाएगा। यानी कि जब मेरे पास ई की वैल्यू 0 है तो T2 T3 हमारे पास ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये जो डायोड है क्योंकि ये ऑफ हो रहा है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये इसको ऑपरेट करा देगा, ये इसको ऑपरेट करा देगा, ठीक है। और उस केस में एक सेकेंड, ठीक है, तो इसको यार डायग्राम में समझाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहां पर कितना वोल्टेज आ जाएगा, जब ये 0 है तो 0.9, ये 0.9, इसको और इसको तो ऑपरेट नहीं करा पाएगा, क्योंकि इसके लिए भी आपको 0.5 चाहिए और इसके लिए भी आपको 0.8 चाहिए,
और इसके लिए भी 0.8 चाहिए, तो ये दोनों को तो ऑपरेट नहीं करा पाएगा, यानी कि यहां से भी आउटपुट नहीं मिल रहा है और ये इसको भी नहीं पहुंचने दे रहा है VCC को। तो आप देखो ना तो इससे कोई आउटपुट जा रहा है ना इससे कोई आउटपुट जा रहा है, तो आउटपुट इस समय पे ना तो आपको 0 मिल रहा है ना 1 मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग आउटपुट। इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग आउटपुट। आउटपुट फ्लोट कर रहा है, ना तो वो 0 है ना वो 1 है। तो क्योंकि ना तो ऊपर से VCC मिल पा रहा है ना नीचे से यहाँ पे ये शॉर्ट होके ग्राउंड हो पा रहा है, तो ना तो आउटपुट 0 हो पा रहा है ना 1 हो पा रहा है। यहां पर जो आउटपुट है इस मूवमेंट पे वो y इक्वल टू कितना है? हाई Z है। कितना है? हाई Z, यानी कि हाई इंपेडेंस आउटपुट है या फ्लोटिंग आउटपुट है। तो इस केस में दोनों चीजें ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं। तो जब हमारे पास E0 है तो उस समय पे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उस समय पे हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ये हाई जेड पे पहुंच रहा है, ना तो यहां से 0 मिल रहा है ना यहां पर 1 मिल रहा है। तो ये जो तीसरी स्टेट है वो हमें सबसे पहले यहां पे कब मिली? जब हमने कंट्रोल को 0 किया, यानी कि मॉड को हमने 0 किया। अब मॉड को कर देते हैं 1। अब मॉड को क्या कर देते हैं? 1। अब जैसे ही मॉड को हमने 1 किया, ठीक है, मॉड को 1 किया और जो इनपुट था इसको हमने सपोज ले लिया 0। इनपुट को हमने कितना ले लिया? 0। तो अगेन सेम चीज आ गई। क्या सेम चीज आई? कि भैया इसको तो आपने 1 लिया, यहां पर कितना आया? 0.9, ठीक है, ये 0.9 इसको तो ऑपरेट नहीं करा पाएगा, ये भी ऑफ ये भी ऑफ, तो 0 मिल जाएगा। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं आपका डायोड था, इस केस में डायोड कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। इस केस में डायोड कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, यहां से कुछ इनपुट पास नहीं होगा और इसके रिवर्स बायस होने के बाद ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस का मतलब ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहां से जो VCC था वो आपको मिल जाएगा कितना? 5 वोल्ट। ये VCC कितना मिल जाएगा? 5 वोल्ट मिल जाएगा। जब ये 5 वोल्ट मिलेगा तो ये इसको ऑन करा देगा और ये इसको ऑन भी करा देगा। यानी कि फर्स्ट केस में ये तो हो गए ऑफ, ये दोनों तो हो गए ऑफ, ठीक है, और ये हो गए हमारे दोनों ऑन। तो यहां से तो आउटपुट 0 तो जाएगा नहीं, और जब अगर ये ऑन हो गए तो ये आउटपुट जो पाथ है मेरा ये इस तरह से होता हुआ, ठीक है, इस तरह से होता हुआ ये मुझे y कितना मिल जाएगा? 1। तो मैंने कितना दिया इनपुट? 0 इनपुट दिया, आउटपुट मुझे कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो ये मेरा एक इन्वर्टर ऑपरेशन भी है। ये मेरा क्या है? एक इन्वर्टर ऑपरेशन भी है। इनपुट को इनने क्या करा? इन्वर्ट कर दिया। 0 इनपुट दिया तो उसने क्या कर दिया? आउटपुट पे 1 कर दिया। अब मैं इसकी तीसरी कंडीशन भी देख लेता हूं। तीसरी कंडीशन में मान लीजिए मैंने इसको तो 1 ही रखा और इसको क्या कर दिया? इसको भी 1 कर दिया। अब अगर इसको 1 कर दिया तो यहां पर मेरा वोल्टेज कितना आ जाएगा? जो सप्लाई वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये इसको ऑन करा देगा, ये इसको ऑन करा देगा, तो ये इसको ऑन करा देगा। यानी कि अब मेरा जो पाथ है वो मेरा ये ऑन होता चला गया, ठीक है, ये ऑन होता चला गया, ये ऑन हो गया। तो यहां से क्या होगा कि ये मेरा जो y है ये शॉर्ट हो जाएगा और मेरा जो y है वो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि जब मैं इनपुट को 1 दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल जा रहा है? 0 मिल जा रहा है। तो ये मेरा एक इन्वर्टर ऑपरेशन है। 1 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है। बट यहाँ पे एक कंडीशन और है, अभी हमें ये भी चेक करना है कि इसका क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ कंडक्ट कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 0.2 यहाँ चाहिए, 0.5 यहाँ चाहिए, 0.5 यहाँ चाहिए, यानी कि टोटल अगर इन तीनों को ऑन कराना है तो टोटल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.2 वोल्ट की है। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो 0.2 यहाँ से मिल रहा है, 0.8 यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ मिल कितना रहा हमें? 1 वोल्ट मिल रहा है। 1 वोल्ट हमें मिल रहा है। इन तीनों को ऑन कराने के लिए 1.2 चाहिए। इट मीन्स ये इसको ऑपरेट तो नहीं करा पाएंगे, तो इस कंडीशन में ये क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ये भी क्या रहेगा हमारा? ऑफ रहेगा। तो ये पाथ से हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा, सिंपली हमें y इक्वल टू 0 मिलता रहेगा। तो यहां पर आपने क्या चीज देखी कि इसको हम अगर समरी की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, ये तो सब समरी मैंने आपको समझा दी।
ठीक है, ये सब समरी आपने समझ ली। अब इसके बाद अगर मैं इसको एज ए इन्वर्टर की बात करूं तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो कंट्रोल इनपुट है ये अगर मेरे पास कितना है ई, अगर ये दोनों केस में 0 है तो कोई मतलब नहीं कि इनपुट मेरा क्या है, आउटपुट हमेशा फ्लोटिंग टाइप होगा यानी कि हाईजेड होगा। और अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो इनपुट जो है उसको इन्वर्ट कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर दूंगा। तो यही हमारा इन्वर्टर ऑपरेशन है। तो एग्जाम में लास्ट टाइम क्या पूछा था, इन्वर्टर ऑपरेशन पूछ लिया था। तो बेसिकली जब आपको इन्वर्टर ऑपरेशन समझाना हो ना तब आप सिंपली वहां पे ट्राई स्टेट ऑपरेशन को एक्सप्लेन करके आ जाना, बस नाम उसका रख देना इन्वर्टर ऑपरेशन और ट्राई स्टेट को एक्सप्लेन कर देना है, तो वही आपका जो है इन्वर्टर ऑपरेशन आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, और ये इसका सिंबल आपने बना दिया, आप चाहो तो ये सिंबल भी बना सकते हो, और अगर मल्टीपल इनपुट है तो आप इसका ये सिंबल भी बना सकते हो कि भाई 2 इनपुट ये रहे और तीसरा इनपुट ये मेरा ई हो जाएगा, ये ए और बी हो जाएंगे, तो ये भी आप सिंबल बना सकते हो। तो इस तरह से ये इन्वर्टर ऑपरेशन आपका निकल के आ जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, और ये इससे एडवांटेज है। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम आता है, शॉर्ट सर्किट कॉन्फ्लिक्ट को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, बस ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइनिंग सबसे ज्यादा यही यूज होती है ट्राई स्टेट। ठीक है, प्रोवाइड बेटर एक्सपेंडेबिलिटी, वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ ट्राई स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्राई स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो नैंड गेट बनाने के लिए आ जाता है, टोटम पोल आपसे पूछ लेता है, कई बार ट्राई स्टेट भी पूछ लेता है। तो बस आपको अगर ऑपरेशन पता है उसका कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज कब ऑफ हो रही है, कब ऑन हो रही है, तब आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।